आपकी हमारी मित्रता है, आप जो दंड देंगे उसको स्वीकार करूंगा। मैं 230 विधानसभाओं का जायजा लिया है मैंने। आप विश्वास करिए, जनता ने बहुत बड़ी नाराजगी व्यक्त की है, बिल्कुल तय है ये तो। और वो आप तो वाकिफ है पूरे मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से, जितने स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन अच्छे से अच्छे होंगे वो साथ मिलकर हम लोग खाएंगे। हाँ, एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सीपी जोशी जी के एक वोट का जिक्र किया। आप कल्पना कर सकते हैं सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के पोस्टल बैलेट कचरे के डब्बे में मिले मध्य प्रदेश में। कोई सुनने वाला नहीं, कानून नाम की चीज नहीं रह गई। आप कल्पना करिए, हम आखिर जाएं किसके पास? न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। शराब पीकर पीठासीन अधिकारी होटलों में मिल रहे हैं ईवीएम के साथ, बगैर नंबर की गाड़ियों में ईवीएम को 2 दिन बाद ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये कंसर्न्स हैं, लेकिन हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं। कमलनाथ जी ने सारी टीम को सचेत रहने को कहा है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 160 सीटें मध्य प्रदेश में आने वाली है, और सिंहदेव जी ने जो कहा है वहां भी 50+ सीटें हमारे पास है, ये विश्वास रखिए। अमित, आपको ये अभय दुबे का कॉन्फिडेंस लगता है या ओवर कॉन्फिडेंस? के लिए अभी से एक बहाना ढूंढ रहे हैं, ईवीएम कह के। मैं याद दिलाना चाहूंगा इनको, आज ही मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस पूरे इलेक्शन को हैंडल किया है वो उससे आश्वस्त है और उन्होंने पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो मैं अभय दुबे जी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी की साख बचाने के लिए कोई नया बहाना ढूंढिए। ईवीएम बहुत पुराना हो गया है। जब आप चुनाव जीतते हैं तब आपको ईवीएम की याद मुझको आश्चर्य दीपक जी, चुनाव हारते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो पोस्टल बैलेट मिले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिए, वो 30 तारीख को पोस्ट कर रही है प्रशासनिक अधिकारी। कल्पना कर सकते हैं क्या हाल है? मुझको आश्चर्य है कि इनका कंसर्न नहीं है ये। आपको भी शिकायत करनी चाहिए, हो सकता है उसमें से कुछ वोट आपको भी मिलते हैं। क्या कारण थे कि राहुल गांधी ने आज इसके लिए ट्विटर पर ट्वीट किया? नहीं, मेरे को लगता है राहुल गांधी ने इसलिए कि आगे जाके राजस्थान और तेलंगाना में वोट ना हो, इसको लेके जो है वो उन्होंने कहा कि वर्कर को कि आप लोग सावधान रहिए। कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करी, ना उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात करी, ना उन्होंने मिजोरम की बात करी, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात करी। मध्य प्रदेश के लोग सतर्क रहे। मध्य प्रदेश की इसलिए बात की कि क्यों वहां ईवीएम मिले, जो इन्होंने अभय दुबे जी ने बातें बताई वो एक्चुअली हुआ। अब वो कितना सीरियस है, कितना लार्ज स्केल पर है या छोटे स्केल पे कोशिश की गई और ज्यादा कामयाब नहीं हुई, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये बहाने तभी बनाए जाते हैं जब आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 का इलेक्शन था। दीपक, ये बहाने नहीं थे। 2009 का इलेक्शन था। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। 2009 का इलेक्शन था और जयललिता वोटिंग के टाइम 8:30 बजे बोल रही थी कि बटन दब रहा है हमारे पार्टी का और जा रहा है करुणानिधि की पार्टी को। ऐसा होता है, लोग एक्सक्यूज तैयार करते हैं। देखो, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। कई बार ये चुनाव थोड़ा अलग था, जैसे कि पहले कहा गया एग्रेरियन डिस्ट्रेस इतना स्ट्रांग था। पोस्टल बैलेट दिखाए, लाकर टेबल पर रख दिए। अमित, जिन्होंने पोस्टल बैलेट दिखा दिया, आप क्या कहेंगे? कोशिश हुई है, कितनी कामयाब हुई है ये कहना मुश्किल है। जरूर भी तो मिला जुला मैंडेट दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या जोड़तोड़ होगी, क्या राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाएंगे, इसका अपना महत्व होगा। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले सीधे आंचल के पास चलते हैं। आंचल, गब्बर सिंह ये कह के गया जो मर गया सो डर गया, तो यहां डरना किसको चाहिए? यहाँ पर डरते हुए अगर हिंदी हार्टलैंड में देखा जाए तो मुझे लगता है बीजेपी की धड़कनें आज बहुत तेज होंगी, क्योंकि 3 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी टैली बहुत इंप्रूव किया अगर एग्जिट पोल के हिसाब से चला जाए, और सरकार बनाने के एक जो क्लीन शॉट डिस्टेंस में होती है वो यहाँ पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 112 सीटें, हालांकि मैं ये बता दूं दीपक की जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है वो 116 का है। 230 सीटों में से बीजेपी को 106 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि जो नुकसान है वो 59 सीटों का है, जबकि कांग्रेस को 112 सीटें और 54% सीटों का फायदा है यहां पर होते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस को। यानी कि कांग्रेस जो है वो जादुई आंकड़े से सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें दूर है
बीएसपी के पास 4 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अगर ये हाथी का साथ हाथ को पहले मिल गया होता दीपक, तो हो सकता है कि क्लीन मैंडेट आता और एग्जिट पोल के नतीजे शायद आज कांग्रेस की ही सरकार बना रहे होते, और साथ ही साथ अदर्स के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए दीपक, तो यहां पर बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। करीब 3% वोट परसेंटेज पॉइंट्स का नुकसान हुआ है बीजेपी को। 2013 में उसके 45% वोट थे, इस बारी 42% हो रहे हैं, यानी कि 3 परसेंटेज पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। लेकिन सीट्स के मामले में यह ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि टैली में बहुत सीटें 106 तक पहुंच गई हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 1 परसेंटेज पॉइंट बीजेपी से ज्यादा है, यानी कि 1% का फर्क है। अगर कांग्रेस का देखा जाए 43% वोट शेयर है, लेकिन अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो 112 सीटें हैं, और पिछले 2013 के चुनावों के मुताबिक अगर देखा जाए, उसके मुकाबले देखा जाए तो करीब 7 परसेंटेज पॉइंट्स का फायदा है कांग्रेस को। यानी कि कुल मिलाके कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत बेहतर हुई है। कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, बताया जा रहा था शुरू में कमलनाथ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दिग्विजय सिंह को तो खैर मलाल ही हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे बोला गया है कि मीडिया से दूर रहूं और इन फाइटिंग कम से कम हो। एक मिनट आकर मैं आपको रोकूंगा, रमन सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। 11 तारीख को क्या क्या सावधानी करना है, गिनती के लिए हम सवेरे से कैसे तैयारी करें, वो सारे निर्देश उनको जारी किए गए हैं। और मुझे लगता है जो उत्साह का वातावरण उनके चेहरे की चमक में देख रहा था, जो कार्यकर्ताओं में जो हमारे प्रत्याशी है उनसे भी बात करने का अवसर मिला, तो इस सबको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य दिया है 65+ वो टारगेट के आसपास हम पहुंचेंगे, और अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सरकार बनाने में सफल होगी। चलिए, थैंक यू सर। अपने बलबूते पर इस शब्द पर रमन सिंह ने खासा इंफेसिस दिया है। तो अपने बलबूते पर कहने का मतलब आप क्या समझ रही हैं इसको? फाइट ही इस बार हुई है दीपक। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव था, लेकिन मायावती और अजीत जोगी फैक्टर की वजह से ये 3-वे फाइट हुई है। अपने बलबूते पर इशारा साफ है, उन्होंने तो 65 सीटों का दावा कर दिया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं नजर आ रहा है। 2013 में बीजेपी को 49 सीटें मिली थी, जब मोदी वेव उससे पहले, क्योंकि 2014 से पहले था, ये बहुत ज्यादा अपनी खुमारी में था। इसके बावजूद यहां पर बीजेपी को छत्तीसगढ़ के हिसाब के अगर आंकड़े देखे जाएं तो नुकसान होता हुआ ही बीजेपी को नजर आ रहा है। अब अति आत्मविश्वास है रमन सिंह का, तो ये देखने वाली बात होगी, 11 दिसंबर को साफ भी हो जाएगा। तो सीधे चलते हैं प्रभात झा जी के पास। प्रभात झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात झा जी, क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ भी सकती है? देखिए, मैं इतना जानता हूं दीपक जी, आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और जमीन की सच्चाई से एग्जिट पोल कितना करीब आएगा ये तो 11 तारीख को ही पता लगेगा। हम इतना जानते हैं कि हम कंफर्ट मेजॉरिटी से सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है अपने उम्मीदवारों पर, जनता पर, कार्यकर्ताओं पर, और ये भरोसे से ही दुनिया चलती है। इसलिए मुझे कहीं से भी कोई दिख नहीं रहा कि आपका एग्जिट पोल सही होगा और 11 तारीख से अंतर होगा। मुझे पूरा भरोसा है 11 तारीख को भाजपा की सरकार बनेगी। केदार कश्यप जी जो शिक्षा मंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएस सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं और मीम अफजल साहब भी जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, अगर 2-0 होता है कांग्रेस के पक्ष में, तो आप क्या कितने लड्डू बांटेंगे, कितने किलो के लड्डू बंटने वाले हैं फिर? देखिए दीपक जी, जितना आवाम चाहेंगे उतने लड्डू बटेंगे, और हम नहीं बांटेंगे, आवाम बांटेंगे। मैं सिर्फ इतना फर्क बता देता हूं कि भारतीय जनता लड्डू बांटती है और हमारे लिए आवाम लड्डू बांटेंगे। दूसरी अहम बात मैं ये कहूंगा कि आपने जो अपने एग्जिट पोल में दिखाया है छत्तीसगढ़, यहां हमारे सीनियर लीडर वहां के और सीएलपी लीडर बैठे हुए हैं, सिंहदेव साहब, मैं वहां पर था और मैं भी यहां से एक गलतफहमी लेकर गया था और 16 दिन मैं वहां पर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली के अंदर जो खबरें आ रही थी, जो टीवी चैनल कह रहे थे, वो जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस वहां हार रही है,
लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां माहौल दूसरा देखा और मैं जाती तजुर्बे की बुनियाद पर आपको कह सकता हूं। ठीक है, आपका जाती तजुर्बा साहब ने कहा, आपके जाति तजुर्बे से मैं किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जाति तजुर्बा है और आपने 16 दिन में देखा है। मैं सीधे चलता हूं केदार कश्यप साहब के पास। केदार कश्यप साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आध दो सीट से आप चूक जाए? बिल्कुल नहीं दीपक जी, ये जो इनका बयान है मैं सुन रहा था, और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हमेशा चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम मशीन पर, कभी एग्जिट पोल पर, इन सब पर आरोप लगाते हैं, और ये चुनाव हारने के पहले इन लोगों के रहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव हारना है, और उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरीके के आरोप लगते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो 65+ का लक्ष्य रखी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश जी ने, उस हम 65+ का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना हमको करना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो इस क्षेत्र के लोग, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और मुझे लग रहा है केदार साहब आप दिन में सपने देख रहे हैं 65+। अगर आप कह रहे हैं, अगर आप 65+ कह रहे हैं तो आप दिन में सपने देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दिन में सपने नहीं देख रहे, बल्कि हमने उसको टास्क रखा हुआ है, और जहां जहां पर आपने दिखाया है ये एक तरफा जिसमें माहौल है, उसमें ऐसे परिणाम एग्जिट पोल में आ रहे हैं। जहां पर टक्कर पर हमारे क्या कहते हैं लोग जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का सामना किया है, वहां पर हमारी सीटें बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। वहां पर आपकी सीटें बढ़ेंगी। टी.एस. सिंहदेव साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि 65+ का लक्ष्य इन्होंने रखा है, आपको कितनी दूर रहेंगे ये लक्ष्य से? आपको क्या लगता है? आपने अपने आप को 52 सीटें दे दी, बीजेपी को कितनी सीटें देते हैं आप? प्लस मैंने कांग्रेस के लिए कहा था दीपक जी, और बीजेपी को उन परिस्थितियों में 40 से नीचे सीटें आएंगी। फिर भी आप 40 तक टच करा रहे हैं उनको? उसमें अन्य को आप जितनी सीट दें, 4 से। अच्छा, जोगी जी अपनी सीट पर जीत रहे हैं या नहीं? जोगी जी अपनी सीट पर जीत रहे हैं या नहीं? तो 40 तो बचेंगी नहीं। जोगी टफ है जोगी जी के लिए भी। जोगी जी के लिए टफ है। हम लोग के पास रिपोर्ट्स हैं, वो तो नेगेटिव हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी उनके कद को देख के मैं ये कह रहा हूं जी, टफ है जोगी जी के लिए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये जो दोनों एग्जिट पोल है वो नेशनल सिनेरियो पर किस तरह का इंपैक्ट डालेंगे? अगर हम इनकी बात करें, हम क्या माने, महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि जीतना एक आदत होती है, क्या वो आदत कांग्रेस में है? नहीं, असल में हारना भी आदत ही होती है। और ये लोम्बार्डी ने कहा था, विनिंग इज अ हैबिट, अनफॉर्चुनेटली सो इज लूजिंग। ये बड़ा मशहूर कहावत आपने कहा है। देखिए, इस पे न जाइए कि सरकार वहां, आप देख रहे हैं कि गजब का नेक एंड नेक फाइट है, और मुझे पिछले कई दशकों से मैं चुनाव एनालिसिस कर रहा हूं, पहली बार अगर मुझसे पूछिए तो थॉरोली कंफ्यूज है कि क्या होगा इलेक्टोरल टर्म्स में, वो गेम कितना होगा नेक एंड नेक फाइट में। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस इंच बेहतर कर रही है पोल परसेंटेज के टर्म्स में, और दोनों जगह आपने दिखाया है, मध्य प्रदेश छोड़िए, अगर छत्तीसगढ़ लीजिए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस एक अच्छा खासा एक वोट काट रही है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी एक फैक्टर होता है, जहां तक कि आपको वोट का गैप ज्यादा होता है। कांग्रेस अगर कम पाएगी तो सिर्फ इसलिए कम पाएगी, अदरवाइज कांग्रेस बेहतर है। ये इंडिकेशन नेशनल उसके लिए है। अभी 6 महीना टाइम है, 6 महीना के 4 महीना टाइम है। इसमें तैयारी बीजेपी को और करनी पड़ेगी। सरकार में को भी बनाए, मान लीजिए कि हंग असेंबली आती है, उसमें जो आपके जो अदर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, तो आप जानते हैं उसमें क्या होता है। कर्नाटक में आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर वो सब चीजें होती हैं तो सरकार कोई भी बनाए, लेकिन ये इंडिकेटर बीजेपी के लिए जरूर होगा कि शायद चीजें रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैसेज जाएगा। अगर आप सुनना चाहे तो सुने, न सुनना चाहे तो कोई बात नहीं है। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। ये सवाल लेकर हम निमिष के पास जाएंगे ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 11 दिसंबर को 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे।
11 दिसंबर को 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण सिर्फ इंडिया न्यूज पर। बाय इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। इंडिया न्यूज और नेता का एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के आसार, 112 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस, बीजेपी को मिल सकती है 106 सीटें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रमन सिंह आगे, इंडिया न्यूज नेता का एग्जिट पोल में 43 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को मिल सकती है 40 सीटें। राजस्थान और तेलंगाना में मतदान थमा, राजस्थान में 5 बजे तक 72.7% वोटिंग, तो तेलंगाना में 4 बजे तक 68% वोट पड़े। पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो आपने देखा किस तरह कट टू कट मुकाबला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन क्या वो सरकार बनाएगी? कई तरह के सवाल है, कई सारे विश्लेषण है, कई तरह से एनालिसिस किया जा सकता है इसका। लेकिन निमिष हमारे साथ है। निमिष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय उपाध्याय के पास चलता हूं। संजय उपाध्याय हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपकी क्या गट फीलिंग है? आपको वहां पर हंग असेंबली आती दिख रही है या किसी को आपके हिसाब से स्पष्ट बहुमत मिलेगा? आपका मन क्या कहता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? जी देखिए, इस बार का जो चुनाव था दीपक जी, वो निश्चित रूप से पहले के चुनावों से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा था, क्योंकि पहले यहां पर जो मुकाबले हुआ करते थे वो सीधे हुआ करते थे भाजपा और कांग्रेस के बीच। लेकिन इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अजीत जोगी जी को पार्टी है और बसपा एक साथ आए थे, तो एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति यहां पर बनी थी। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में जैसा माना यह जा रहा था कि इससे फायदा सिर्फ भाजपा को ही होगा, लेकिन इसके विपरीत भी यहां पर कई स्थितियां बनी है और कई ऐसी सीटें थी जिन पर की सीट्स हैं जिन पर की कांग्रेस को भी फायदा पहुंचा है। तो अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से बात हो रही थी, मैं नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव जी की बात सुन रहा था, उन्होंने जिस तरीके से विश्वास जताया, जिस तरीके से उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा है कि 52+ सीटें आएंगी। हम उनके साथ भी थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो उस दौरान भी उनका जो आत्मविश्वास था कहीं ना कहीं ऐसा ही था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सीट्स हैं वो घटती दिखाई दे रही हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स जो घट रही हैं वो जो जनता कांग्रेस और बसपा का जो गठबंधन है उसके साथ जाती दिखाई दे रही है। तो ये तो स्पष्ट है, और जिस तरीके से यहां पर बातें भी दिखाई दे रही हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचने जा रहा है। और जिस तरीके से 49 सीटों से सिमटकर, जैसा एग्जिट पोल ही दिखा रहा है कि 43 सीटों पर आ गई है। ठीक है संजय, मैं आपको यही रोकूंगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, मुझे वो दिखाना है। विचार पत्र भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल दें, फिर गवर्नर उनको चिट्ठी लिखें कि आप इसको रिस्पांस करिए, उसके बाद भी चीफ सेक्रेटरी अगर रिस्पांस नहीं करे तो ये अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, और मैं समझता हूं ये कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है ये ममता सरकार के? तो कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जो उनकी यात्रा निकलनी थी उसको लेकर, और यात्रा पर रोक लगा दी है। अमित शाह ने उसके बारे में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इन चुनाव की नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होगी ये निमिष से समझते हैं। निमिष, इन चुनाव में अगर कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन करती है जिस तरह का प्रदर्शन हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगा? मुझे 2003 याद आ रहा है। आप और हम दोनों इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर के पहले के समय जब कवर कर रहे थे, यही हालात थे, और बीजेपी को इन्हीं राज्यों में एक बड़ा बहुमत मिला था। और उसके बाद यह हुआ कि केंद्र के लिए, अब लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को उतर जाना चाहिए, और जो कुछ हुआ वो सब हम सब जानते हैं। मैं यदि ये कहूं कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता था कि वाकई में वो गलती फिर से न दोहराई जाए, और इसीलिए ये प्रदर्शन बीजेपी के लिए केंद्र में वापस आने 2019 के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि उस समय जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट संगठन और संघ ने बनाई थी उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत के बाद बीजेपी का काडर इस बात को लेकर आश्वस्त हो गया था कि हम जीत रहे हैं, और वो हार गए।
ये जो शॉक ट्रीटमेंट है, एक छोटा सा शॉक होगा, लेकिन ये 2019 में नहीं निमिष, एक जोर का झटका धीरे से लगे है, ये शॉक ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये 440 वोल्ट का शॉक ट्रीटमेंट होगा, उससे कम का नहीं होगा, मैं इतना बता दूं आपको। नहीं, आप एग्री करते हैं मुझसे? नहीं, मैं इसको इसलिए जो आपके इतने आंकड़े आ रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में 1 महीने जो घूमा हूं, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इस बार बीजेपी को हैंडल किया और कांग्रेस ने एक नया तरीका निकाला, उसने गोरिल्ला वार किया। उसने पॉइंट आउट किए कि कहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर, देखिए मध्य प्रदेश में कहीं भी बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर और शिवराज सिंह को लेकर कहीं भी कोई गुस्सा या यूं कहिए कि कोई भड़ास नहीं थी, वो सिर्फ लोकल कैंडिडेट को लेकर थी। कहीं जगह ऐसा हुआ कि जनसंघ के समय के कार्यकर्ता, मतलब जो दीपक, वो कहते थे कि हम दीपक के समय के से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, मुझसे मत जोड़िए, मतलब दीपक नहीं, मतलब मैं दीपक मतलब उस जनसंघ के जनसंघ का चुनाव चिन्ह था ये, वो उस समय से जो जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि हम बीजेपी और आरएसएस के कमिटेड कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे। मेरे सामने उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी से बातें की, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई गांव में यह हालात थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इस आदमी को जीतने नहीं देना चाहते। प्रभा जी, क्या लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और उसको समझने में बीजेपी नाकाम रही, क्योंकि शिवराज और नरेंद्र मोदी को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी? देखिए दीपक जी, ये सब बातें तो तब होगी जब 11 को परिणाम होगा। अभी तो किसी के बारे में कुछ भी कहना ये अन्याय होगा किसी के साथ। हम एनालिसिस कर रहे हैं एग्जैक्ट पोल पर, और एग्जैक्ट पोल पर भी आप ये कह रहे हैं कि कसमकस है, हमको 106 उनको 112 दे रहे हैं आप। सवाल ये है कि धरती की सच्चाई आने दीजिए, हम खुलकर बहस करेंगे आपके साथ कि किसकी गलती थी, कहां क्या हुआ, किसका चेहरा खराब था, लोकल कैंडिडेट के कारण हुआ या। अब मैं सुनकर आश्चर्य हूं निमिष जी की बात सुन के कि आरएसएस के और पुराने जनसंघ के लोगों ने कहा कि नहीं हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा संभव है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुस्सा भी होगा तो वोट भाजपा को देगा। ये अविश्वास में जीवन में नहीं कर सकता, न मेरा कार्यकर्ता कर सकता, न हम कर सकते हैं। ये मैं आश्चर्यचकित हूं इस बात को सुन के। प्रभा जी, एक लाइन में जवाब। बिल्कुल सही। मैं आपको आप कहें तो मैं विधानसभा बता सकता हूं और कैंडिडेट का नाम बता सकता हूं। आप कहीं सिटिंग एमएलए है और उसको लेकर गांव गांव में यह हालत थी और वो हार रहा है। तो हम 11 तारीख को फिर से मिलेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये हालात थी, इतना ज्यादा गुस्सा, और ये एक जगह नहीं कई जगह है। तो नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हाँ। एक बार मैं बलिया गया, चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो हमने वहां पर पूछा उस आदमी से। प्रभा जी एक मिनट, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। बलिया गए, बलिया में चंद्रशेखर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, प्रमोद महाजन वहां भाषण करने गए थे। हमने एक आदमी से पूछा, आप प्रमोद महाजन का भाषण सुन रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ। हमने उनसे पूछा कि अच्छा आपके एमपी कौन है? बोले चंद्रशेखर जी। मैंने बोला तो प्रधानमंत्री है, कुछ काम किया है? सड़कें बनवाई है? बोले नहीं। मैंने बोला नहर बनवाई है? बोले नहीं। मैंने बोला घर बनवाए हैं? बोले नहीं। मैंने बोला साफ सफाई है बलिया में? बोले नहीं। मैंने बोला वोट क्यों देते हैं? आदमी तो अपना है ना। तो निमिष वही प्रभात जी बोल रहे हैं कि आदमी तो अपना है ना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और बात करेंगे 2019 पर। सब करके बोलो, क्योंकि नया डाटा हमारे पास आ गया है और ये डाटा है राजस्थान और तेलंगाना का, और इस डाटा के लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। आंचल बताइए क्या है आपके जादू के पिटारे में? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आंकड़े तो हमने पहले दिखा दिए थे और राजस्थान का आंकड़ा भी अब हमारे पास आ चुका है। इंडिया न्यूज नेता का ये एग्जिट पोल कहता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मतलब ये क्लियर कट मेजोरिटी का पहला मामला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का डेटा सामने आया। यहां पर 112 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाके 199 सीटों पर चुनाव हुआ है। बीजेपी को 80 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि 83 सीटों का नुकसान है। अदर्स के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। अगर इसे वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से पहले समझ लिया जाए तो वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को 44% वोटिंग परसेंटेज मिली है, वोट परसेंटेज मिली है, जबकि बीजेपी को 38% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 18% जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो कुल सीटें हैं 100 का मैजिक फिगर है, 200 की विधानसभा है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक सीट के ऊपर
एक जो उम्मीदवार था उनकी मृत्यु हो गई, तो 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। सरकार एक बात बताइए, तेलंगाना का आंकड़ा आप बताए उससे पहले वहां पर एक नारा लगा था, मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो क्या वो नारा चल गया? वसुंधरा की खैर नहीं दिखा दिया लोगों ने? बिल्कुल ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दीपक, 1993 से ही राजस्थान का एंटी इनकम्बेंसी का इतिहास रहा है, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है उसको दोबारा नहीं दी जाती है। लेकिन वसुंधरा राजे की परसेप्शन बैटल में वो बहुत हद तक लूज करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह के नारे बाकायदा चले, आफ्टर 8 PM नो CM, और जिस तरह का प्रचार हुआ, एक एरोगेंस वाली छवि वसुंधरा राजे की नजर आई। और इसी वजह से, जबकि आप देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुकाबले अगर देखा जाए तो लास्ट लेग चुनावों का जब हो रहा था तो मोदी, अमित शाह दोनों के दोनों राजस्थान में बहुत ज्यादा रैलियां और रोड शो करते हुए नजर आए। लेकिन इसके बावजूद वसुंधरा राजे यहां पर सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। परसेप्शन बैटल का लॉस कह लीजिए, राजपूतों की नाराजगी कह लीजिए, किसानों की नाराजगी कह लीजिए, जाटों की नाराजगी कह लीजिए, और खुद की एरोगेंस वाली छवि कह लीजिए। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यहां पर राजस्थान में बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना बताइए, TRS का क्या होने वाला है? क्या फिर से आएगी या हंग असेंबली होगी? ऐसा लग रहा है कि केसीआर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम तेलंगाना के ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों को समझा देते हैं। तेलंगाना में, हालांकि ये बहुत क्लोज शॉट है, क्लोज कॉल है, TRS को 57 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 119 का ये पूरा का पूरा विधानसभा है और 56 का जो है वो जादुई आंकड़ा है, तो उससे एक सीट ज्यादा 57 सीटें TRS को मिलती हुई नजर आ रही हैं। 6 सीटों का ये नुकसान पहले से जरूर है, जबकि बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्लस एलाइज को अगर देखा जाए तो 46 सीटें, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावों के लास्ट लेग में टीडीपी के साथ अलायंस को घोषित किया था। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी इकट्ठे आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया। तो कुल मिलाकर यहां पर जो कांग्रेस है वो सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। लग रहा है एक बार फिर से केसीआर ही सरकार बनाएंगे और अदर्स के खाते में यहां पर 10 जो है सीटें जा रही हैं। ये AIMIM को इंक्लूड करता है। AIMIM ओवैसी बहुत ज्यादा मीडिया स्पेस जरूर घेरते हैं, एक मुस्लिम चेहरा जरूर है, लेकिन 8 ही सीटों पर कंटेस्ट कर रहे थे। हम ये स्प्लिट बाद में अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर दीपक इसको स्प्लिट किया जाए तो बीजेपी को 8% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 39% वोट शेयर मिल रहा है और TRS को 40% वोट शेयर मिल रहा है। अदर्स के खाते में 13% वोट शेयर है। 1 परसेंटेज पॉइंट का वोट शेयर का डिफरेंस है यहां पर TRS और कांग्रेस TDP अलायंस के बीच में, लेकिन ये 1% बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। जबकि राजस्थान का, जैसे कि मैंने बताया दीपक आपको, कि जय और वीरू की जोड़ी इस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी कमाल करती हुई नजर आ रही है। अब अगर मुख्यमंत्री बनेगा ही उनका, तो बड़ा पेच ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। आपको पता है ना शोले की फिल्म का अंत कैसे हुआ था? आपको पता है ना उसका एंडिंग क्या था? हैप्पी एंडिंग नहीं था। हैप्पी एंडिंग नहीं था। मुझे दीपक ये लगता है सिक्का उछला था, दोनों तरफ हेड्स था। सिक्का उछला था, दोनों तरफ हेड्स था। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी कि ठाकुर कौन है, मैं आपसे पूछूंगी कि ठाकुर कौन है, लेकिन फिर भी मुझे इस मामले में ये लग रहा है कि ठाकुर के दोनों हाथ कटे हुए हैं। फिल्म के अंदर ठाकुर के दोनों हाथ कटे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ठाकुर कौन है। दीपक, आप क्वेश्चन को ट्विस्ट ना करें, लेकिन मुझे यह लगता है कि अशोक गहलोत की क्या केंद्र में वापसी होगी कि चुनाव प्रचार बहुत कर लिया, और सचिन पायलट जो कि वाकई पिछले 5-6 साल में उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया है, उनको क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? सीधे चलते प्रभात झा जी के पास। प्रभात झा साहब, कम से कम राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। ठीक है, आप इसको एग्जिट पोल मत मानिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी इस इलेक्शन कैंपेन में मैच्योर हुए हैं और मैच्योरिटी के साथ काम किया है? 77 रैलियां की है पूरे इलेक्शन में उन्होंने इन चुनावों में। देखिए, इलेक्शन के हार और जीत से किसी की मैच्योरिटी नहीं दिखती है। मैच्योरिटी तो जनता तय करती है। वो कांग्रेस के कैसे मैच्योर है वो जाने। हम इतना जानते हैं, हमने अपनी ईमानदारी से जनता की सेवा की है। एग्जिट पोल आपका अपना है, हम उसको भी नाकारा नहीं कहेंगे कि नकार दें, लेकिन हम इतना जानते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और 11 तारीख तक इंतजार करिए। अभी बहस तो हम एग्जिट पोल पर करेंगे ही।
मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है इस पूरी कैंपेन के दौरान जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हुए प्रधानमंत्री पर, उससे आपको नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ? अगर नुकसान नहीं होता तो आप 80 सीटें नहीं, आपको राजस्थान के अंदर 112 सीटें नहीं, कहीं और ज्यादा सीटें मिलती। आप मानेंगे इस बात को? मीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिंह साहब, यही सवाल आपसे। नहीं, देखिए, एक बात बहुत साफ है कि शायद उसको प्रभात जी ना माने, क्योंकि पब्लिक फोरम पे नहीं मान सकते, लेकिन हिमालयन ब्लंडर जो किया बीजेपी ने, रिएक्ट बाद में किया। वसुंधरा राजे की पिछले 4.5 साल से जो स्थिति थी वो सबको मालूम था, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था। अगर उस समय चीजें बदल गई होती तो आज ये दिक्कत ना होती। वसुंधरा का दबाव था, बदलती कैसे? हाँ, एमएलए उनके साथ थे, एमएलए को टिकट दिलाया था उन्होंने। हाँ, तो एमएलए ही तो थे ना, चुनाव में आप जा रहे थे। अब एमएलए का रेलेवेंस नहीं रह गया था और लीडरशिप का भी नहीं रह गया था। और कुछ भी कहिए तो पार्टी ने वसुंधरा को क्रिएट किया है, वसुंधरा ने पार्टी नहीं क्रिएट किया है। ये मुगालता नहीं होना चाहिए स्टेट लीडर्स को। लेकिन कभी कभी नेता बड़ा हो जाता है, क्यों निमिष? हाँ, वो होता है। हमने कल्याण सिंह को देखा है और ऐसी बात नहीं है। और बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला को देखा है, केशुभाई पटेल, ऐसे बहुत सारे हैं। बीजेपी कार्डर बेस एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, राजनीतिक दल है, और उसमें हमेशा संगठन और विचारधारा को प्रमुखता मिली है। तो ऐसा ये कहना कि वसुंधरा राजे को यदि हटा देते तो ये हार जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रभात जी यहां पर हैं और मैं उनको पुरानी बात याद दिलाऊंगा, सुधीर कुलकर्णी और प्रभात जी के साथ वसुंधरा जी का जो व्यवहार था एक समय में, जो बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो वो वसुंधरा राजे हमेशा से ऐसे ही हैं और आज आपने नेता बना दिया। सर, ये गलती हिमालयन ब्लंडर खुद बीजेपी ने किया है, क्या आप इस बात को मानेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। रिएक्ट करने में देर हुई और कहीं लीडरशिप एक बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी बाय चांस है बीजेपी में, तो वो चाहते तो ये कर सकते थे। उसके लॉसेस बहुत थोड़े से होते जो कि आप मेकअप कर सकते थे। पिछले 20 दिनों में आपने विसिल स्टॉप टूर किया और दोनों ने किया, मोदी जी ने भी किया, इन्होंने भी किया, अमित शाह ने, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उससे बहुत अंतर पड़ा नहीं, क्योंकि जो एक रिजल्टमेंट था 20 दिन में बदलता नहीं, 4.5 साल का रिजल्टमेंट है। इसलिए वहां पे साफ दीवारों पे लिखा दिखाई दे रहा था कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। मुझे याद है एक किस्सा कि आडवाणी जी के बारे में एक दिन संघ के शीर्ष नेता से किसी ने पूछा कि भाई कुछ भी कहिए, आडवाणी जी ने इस पार्टी को बनाया है, अपनी यात्रा के बाद से आडवाणी जी ने इस पार्टी को स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसने धीरे से कहा संघ के नेता ने, और आडवाणी जी को किसने बनाया? तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है, लिहाजा इंडिविजुअल मैटर करता नहीं है और स्टेट के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करता है। हाँ, कभी कभी होता है कि मोदी जैसा कोई आता है और एक विकास के नाम पे जनता वोट देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मानना कि इंडिविजुअल, लिहाजा पहली तो गलती वो की थी। दूसरा यह है कि कांग्रेस ने एक प्लस पॉइंट ये रहा कि कांग्रेस ने वहां पे सचिन पायलट को भेज के 3 साल 4 साल में सचिन पायलट ने वहां पे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको क्रिएट किया। और ये कांग्रेस का एक पहली बार मैं देख रहा हूं, वो मध्य प्रदेश में नहीं करता उस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जब आप एनालिसिस करेंगे तो 4% जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है, 76 हुआ है, वो कहीं ना कहीं संघ का कमाल था। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी के फेवर में होगा। मुझे याद है 12:30 बजे रात को शिवराज सिंह चौहान गए थे संघ कार्यालय और सिर्फ यही कहने कि साहब गोरखपुर रिपीट न हो जाए, क्योंकि इस गोरखपुर में संघ ने हाथ खींच लिया था, पार्टी हार गई थी। तो अगर संघ वहां पे आई और ये जो 4% बढ़ा है, ये सिर्फ संघ का कमाल है कि वो अपने वोटर्स को लेके बाहर आई और ये शिवराज के फेवर में जाएगा। एक मिनट, मैं सीधे मीम अफजल साहब के पास जाऊंगा। मीम अफजल साहब, आपने वसुंधरा जी के बारे में निमिष से भी सुना, आपने एनके सिंह साहब से भी सुना। जब आप जीतेंगे, जैसा कि आप जीत रहे हैं और संभावना पूरी है कि आप जीत जाएं, आप एक थैंक यू कार्ड भेजेंगे कि नहीं वसुंधरा जी के लिए? नहीं, थैंक यू कार्ड क्यों भेजेंगे? हमने तो उनको थैंक यू 3 साल पहले जब हमने पायलट जी को वहां भेजा था, उसी वक्त थैंक यू कहना शुरू कर दिया था। नतीजा देख लिया। अभी एनके सिंह साहब ने पूरा ब्रीफली एक बात कही और मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। ये हमने छत्तीसगढ़ में भी किया, हमने वहां
पूनिया जी को भेजा और पूनिया जी ने वहां जाकर ब्लॉक लेवल पर, पूनिया जी की तो सीधी भी आ गई थी सर। पूनिया जी ने वहां क्या किया इस पे मत जाइए, वो जाते हैं। पूनिया जी ने वहां क्या किया इस पे मत जाइए, क्योंकि पूनिया जी ने कई कारनामे भी किए वहां पर। नहीं, कोई कारनामा नहीं है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनका काम देखा है और मैं ईमानदारी के साथ ये महसूस करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उसका भी एक रिजल्ट निकला है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैं नहीं कह सका, मौका नहीं मिला मुझे। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं, देखिए इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने सबसे पहले ही अपनी हार मान ली थी जब उन्होंने चुनाव सभाओं से और वहां के जो पब्लिसिटी मटेरियल था, जो अखबारों में इश्तहार छप रहे थे, जो वहां पर बैनर्स लगे हुए थे, जो वहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई थी, उसके अंदर वहां के लीडर्स के तो फोटो बहुत बड़े बड़े थे। मोदी जी का फोटो उनके मुकाबले में उसका साइज 5% था। यानी मोदी जी ने पहले से ये जान लिया था कि हम यहां पर किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है वहां से हटा लिया और ये उन्होंने होशियारी की। इसलिए कि अब जो है यही कहा जाएगा कि लोकल लीडरशिप की वो है, लोकल कांग्रेस में कहा जाता है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी धीरे-धीरे लगाया गया। अफजल साहब, ये कांग्रेस में कहा जाता है हारता है तो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हारता है और जीतते हैं तो राहुल गांधी जीतते हैं। ये कांग्रेस में कहा जाता है, बीजेपी में नहीं। अगर हारते हैं तो कांग्रेस का स्ट्रक्चर हारता है, ऑर्गेनाइजेशन हारता है, और जीतते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जीतते हैं। देखिए दीपक जी, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने कई दौर देखे हैं, मैंने भी कई दौर देखे हैं। जब हार शुरू होती है तो हार होती रहती है और जब जीत शुरू होती है तो जीत होती रहती है। हमारे भारत का ये मिजाज है। आपने कई सरकारें बनती हुई देखी है, बिगड़ती हुई देखी है, आगे बनती हुई देखी है, फिर बिगड़ती हुई देखी है। तो ये सोचना है कि जनता किसी एक राह पर चलती रहेगी, वो बिल्कुल नहीं होता। और इसके अंदर अपना जो हमारे कारनामे होते हैं अपनी सरकारों के, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी हो, मैं ये समझता हूं वो उसके कारनामे उसके काम आते हैं और कभी कभी एंटी इनकम्पेंसी भी होती है। ठीक है, 2000 ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुझे फिलहाल एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं फिर मीम अफजल साहब के पास लौटूंगा, प्रभात साहब के पास लौटूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस कैंपेन के अंदर राजदार कौन था, खासदार कौन था, नामदार कौन था और कामदार कौन था।